16 मार्च 1962। ये वो दिन था जब फ्लाइंग टाइगर प्लान की एक परवाज फ्लाइट 739 जो कि अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया से टेक ऑफ करती है और गुआम के वेस्ट में कहीं पर डिसअपीयर हो जाती है। ये डिसअपीयरेंस अमेरिका के लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किया जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह थी कि इसके बावजूद भी इस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चलता। क्या है ये मिस्ट्री और क्यों इस डिसअपीयरेंस ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया को हैरान कर दिया था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। 14 मार्च 1962 फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 जो कि कैलिफोर्निया से वियतनाम की तरफ जा रही थी और इस परवाज के रास्ते में 4 रिफ्यूलिंग स्टॉप्स थे। पहले इसको होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई में रुकना था, उसके बाद वेक आइलैंड एयरफील्ड एंड देन एंडरसन एयरबेस इन गुआम और उसके बाद फाइनली इसको क्लार्क एयरबेस फिलीपींस में रुकना था, जिसके बाद फिलीपींस से इसको डायरेक्ट वियतनाम की तरफ बढ़ना था। अब 14 मार्च सुबह 5:45 पर ये कैलिफोर्निया स्टेट से टेक ऑफ करती है। अब इस फ्लाइट में बैठे हैं टोटल 107 लोग, जिसमें 11 क्रू मेंबर्स हैं और 96 मिलिट्री के लोग हैं और इसमें कोई आम सिविलियन ट्रेवल नहीं कर रहा था क्योंकि ये फ्लाइट आर्मी की जानिब से चार्टर की गई थी। इसमें सारे बैठे हुए लोग आर्मी के थे सिवाय 11 क्रू मेंबर्स के। अब इस जहाज को चला रहा था कैप्टन ग्रीगोरी पी थॉमस। अब कैप्टन पी थॉमस बहुत ही स्किल्ड पायलट था। इसको तकरीबन 20,000 फ्लाइट आवर्स का तजुर्बा था और टाइगर फ्लाइंग लाइन ने इसको 1950 से अपना एम्प्लॉय बनाया हुआ था। बहुत ही काबिल कैप्टन था। यही वजह थी कि इस फ्लाइट की परवाज भी कैप्टन ग्रेगोरी पी थॉमस कर रहा था। 15 मार्च रात 11:14 पर यह परवाज गुआम पहुंच जाती है, यानी पिछले जितने भी स्टॉप ओवर थे वहाँ से सेफली ये गुआम तक पहुंच जाती है और वहां पर कुछ माइनर मेंटेनेंस के लिए इसको रोक दिया जाता है। बहरहाल यहाँ तक कोई खराबी इस फ्लाइट में नहीं थी और उसी दिन 12:57 पर यह फ्लाइट दोबारा गुआम से डिपार्ट करती है। अब इसका नेक्स्ट स्टॉप था फिलीपींस। अब जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम था यानी कि सुबह 7:16 पर इसको फिलीपींस एयरपोर्ट पर पहुंचना। अब जैसे ये फ्लाइट गुआम से दोबारा अपनी परवाज भरती है तो रात के 2:22 पर कैप्टन पी थॉमस गुआम एयर कंट्रोलर को एक मैसेज भेजता है। इस मैसेज में कैप्टन बताता है कि वो अब गुआम से वेस्ट की जानिब 520 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, यानी गुआम के वेस्ट से वो 520 किलोमीटर दूर निकल चुका है। अब ये मैसेज कोई खतरे की घंटी नहीं, सिर्फ वो एयर कंट्रोलर को अपनी पोजीशन बताता है और इस पोजीशन पर जहाज अब मौजूद है। ये पोजीशन बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन इसके बाद रात के 3:30 पर इस जहाज की पोजीशन यहाँ पर होनी थी और कैप्टन को दोबारा अपनी पोजीशन एयर कंट्रोलर को बतानी थी, लेकिन इस बार कोई मैसेज नहीं आता और ये सबसे पहली इंडिकेशन थी कि क्यों कोई मैसेज नहीं आया। अब 3:39 पर गुआम के रेडियो ऑपरेटर फ्लाइट 739 से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी पोजीशन ले सके, लेकिन इस बार ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। फ्लाइट 739 से कोई राब्ता नहीं हो पाता। फ्लाइट 739 अब कम्प्लीटली रेडार से गायब हो चुकी है, लेकिन ये फ्लाइट गई कहाँ? इसके बाद कुछ वेट किया जाता है कि मे बी किसी माइनर चीज की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही और हो सकता है ये फ्लाइट फिलीपींस में सेफली लैंड कर जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो। अब यहाँ से अमेरिका के अंदर अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करने का सोचा जाता है। ये कम्प्लीटली एस्टेब्लिश हो चुका है कि फ्लाइट 739 कम्प्लीटली गायब हो चुका और द क्लार्क फील्ड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटिंग सेंटर 16 मार्च 1962 सुबह को ये ऐलान कर देता है कि फ्लाइट 739 मिसिंग हो चुकी है। अमेरिका को ये लगता है कि ये फ्लाइट फिलीपींस के नहीं बल्कि गुआम के करीब क्रैश की है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद कैप्टन ने गुआम रेडियो ऑपरेटर से अपना राब्ता एस्टेब्लिश किया था और अपनी पोजीशन बताई थी, तो अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये फ्लाइट गुआम के करीब क्रैश हुई है, ना कि फिलीपींस के, लेकिन ये फिर भी स्पेक्यूलेशन थी। अब इस टाइम पर अपने टाइम का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करने का सोचा जाता है, जिसमें वेस्ट पैसिफिक के 2 लाख स्क्वायर माइल्स को सर्च किया जाएगा और इस एफर्ट में 1300 लोग, 48 एयरक्राफ्ट और 8 बड़े शिप्स भी शामिल थे। और जो एयर ऑपरेशन कंडक्ट किया गया उसमें जितने भी एयरक्राफ्ट थे उनके फ्लाइंग आवर्स 3417 थे।
इतनी एफर्ट के बाद भी इनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब ये बात और मिस्टेरियस बन गई कि ये जहाज गया तो गया कहाँ। अब इनके बीच एक और बहुत ही स्ट्रेंज डिस्कवरी होती है, और वो ये थी कि उसी दिन पर सिर्फ फ्लाइट 739 ही गायब नहीं हुई थी, बल्कि एक और एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका की सेम स्टेट कैलिफोर्निया के सेम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और वो जा रहा होता है जापान, वो भी क्रैश हो जाता है। इस कोइंसिडेंस में मजीद हैरत का इजाफा तब होता है जब ये बात एस्टेब्लिश होती है कि वो एयरक्राफ्ट भी मिलिट्री इक्विपमेंट ले जा रहा था, जिसमें 9 क्रू मेंबर्स और सिर्फ कार्गो था, यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट थी जो कि अमेरिका से जापान की जानिब जा रहे थे। अब ये बात बहुत ही हैरान कुन थी कि एक जहाज जो कि सोल्जर्स को वियतनाम की तरफ ले जा रहा था वो डिसअपीयर हो जाता है, और एक जहाज जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट को जापान की तरफ ले जा रहा था वो क्रैश हो जाता है। इस नतीजे में ऑब्वियसली एक ही बात बाहर आनी थी, वो ये थी कि इन दोनों ही जहाजों को किसी एक ही साजिश का निशाना बनाया गया है। और इस सब में एक क्लू ये भी था कि उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी, और अमेरिका के मिलिट्री सोल्जर्स साउथ वियतनाम की मदद के लिए वहां पर जा रहे थे। तो ये सारी ग्राउंड रियलिटीज ये सजेस्ट कर रही थी कि इन दोनों ही जहाजों को किसी साजिश का निशाना बनाया गया है। लेकिन फिर एक और बात खुलकर सामने आती है कि जो फ्लाइट कैलिफोर्निया से जापान तक जा रही थी, जो कि फ्लाइट 7816 थी, वो ड्यूरिंग अप्रोच पीरियड क्रैश हुई थी। अप्रोच के दौरान क्रैश होना, इसका मतलब ये होता है कि जब जहाज डिसेंट कर रहा होता है और लैंड करने की सोचता है, उस वक्त ये बात सामने आ जाती है कि ये पायलट एरर की वजह से हुआ था, क्योंकि वो लैंडिंग के दौरान क्रैश हुई। उसमें सारे क्रू मेंबर नहीं मारे गए थे, बल्कि सिर्फ एक मर चुका था। तो अब ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि ये दोनों ही जहाज किसी एक साजिश का निशाना नहीं बने, बल्कि ये मेयर एक कोइंसिडेंस था। लेकिन अब भी इम्पोर्टेंट बात थी कि फ्लाइट 739 कहाँ गई। इसी दौरान एक शिप जो कि SSTL लेंजन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी टैंकर, वो भी इसी रूट पर जा रहा होता है। उसके कैप्टन एक अजीबोगरीब रिविलेशन करता, वो कहता है कि रात को करीब इसी वक्त के दौरान उसने एक मिड एयर एक्सप्लोजन देखा, यानी उसने 2 फायर बाल्स देखे जो कि आसमान से गिरते हुए समंदर में जा गिरे। लेकिन इसके बाद उसने वहां पर जाकर देखा तो उसको कोई एविडेंस नहीं मिला। अब ये भी सिर्फ एक रिविलेशन थी। और यहाँ पर बात ये थी कि अमेरिका ने वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशंस भी कंडक्ट किया था, तो ना तो उनको कोई एविडेंस मिला, ना ही उस शिप के कैप्टन को। तो अब ये फायर बाल्स उसी जहाज के थे या फिर ये कोई और फेनोमेनन थी, इसका भी कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया गया कि सारे के सारे लोग जो उस जहाज पर मौजूद थे, यानी 107 सारे के सारे मर चुके, और 8 दिन के बाद कोई एविडेंस ना मिलने की बुनियाद पर इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाता है। और इसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB जो कि इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, वो भी अपने हाथ खड़े कर दे। और बाद में यह डिक्लेयर किया जाता है कि शायद ये एयरक्राफ्ट मिड एयर एक्सप्लोजन की वजह से क्रैश कर गया, लेकिन यहाँ पर शायद का लफ्ज आज तक मौजूद है। उसके बाद ये प्लेन कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं। 6 दिहाइयों के बाद भी इन सारे लोगों की फैमिलीज को अब भी पता नहीं कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या, और आज भी वो इस सच की तलाश में फिरते हैं कि शायद इसका कोई एविडेंस मिल जाए। और ये स्टोरी आज भी अनकम्प्लीट है। देयर इज नो एविडेंस कि ये फ्लाइट 739 कहाँ गई और उन लोगों की किस्मत का क्या बना जो इस बदकिस्मत फ्लाइट के अंदर मौजूद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and if you want to know similar stories of same nature, please subscribe to this channel.